के लाखों विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सभी का मैथ्स के फर्स्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, ये क्लास आपको बच्चों मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने के लिए आपको मजबूर कर देगा। ये क्लास प्यारे बच्चों आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर देगा। तो जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए और कहते हैं बच्चों कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। सोचो बच्चों, कितना अच्छा होगा जब इस कम एज में आपकी वजह से आपके मम्मी, आपके पापा, आपके फैमिली को गर्व का अनुभव हो। आपकी वजह से आपके गांव समाज में लोग जाने कि मनीष का भाई है, मनीष का ये मान के चलो ये मनीष की मम्मी है, मनीष के पापा हैं। ऐसे गांव में लोग अगर आपके नाम से जाने तो कितनी बड़ी बात है बच्चों। इसलिए हम सभी को मेहनत करना है। उसके लिए प्यारे बच्चों बोलने क्या गया, हाउ इज द जोश, है ना। उसके लिए मेरे बच्चे आपको मेहनत करना है। तो क्या आप सभी लोग मेहनत के लिए तैयार हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से यस लिख करके भेजिए कि गुरुदेव हम सभी मेहनत के लिए तैयार हैं। जल्दी से लिख करके भेजिए, यस यस लिख कर भेजिए अगर आप मेहनत के लिए तैयार हैं, अगर आप मेरे साथ जग करके पढ़ने के लिए तैयार हैं। हमने कहा था बच्चों, हमने कहा था कि क्रैश कोर्स नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, यानी ये क्रैश कोर्स उनके लिए है ना, है ना मेरे बच्चे। ये क्रैश कोर्स उनके लिए है ना, कि हौसले से ही मिलते हैं रास्ते। ये क्रैश कोर्स नहीं है बुज़दिलों के वास्ते, ये उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। और आज आपको पता है कि मैथ में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मैथ में प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स में पहला चैप्टर, है ना। फर्स्ट चैप्टर बच्चों देखेंगे तो बिहार मैट्रिक 2026 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसका प्यारे बच्चों फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर आपको फ्री मिलेगा। और दूसरी क्लास कहां पर होगी आप सभी को पता होगा कि सेकंड क्लास कहां होने वाला है। तो सेकंड क्लास मेरे बच्चे ऐप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड क्लास कहां मिलेगा? तो सेकंड क्लास आपको ऐप के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए ये बच्चों क्रैश कोर्स है ना। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो सबसे पहले इस सेशन को जम के शेयर कीजिए बच्चों। 10,000 बच्चे अगर जुड़ चुके हैं और एक एक बच्चों के पास अगर आप शेयर करेंगे तो इसकी संख्या बच्चों 20,000 तक पहुंचने में, है ना, 18 से 20,000 तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग पूरी शक्ति के साथ देना भाई, वो माउस देना, है ना, पूरी शक्ति के पास प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए, है ना, जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग। और एक पोल किया है हमने, पोल में हमने आपसे पूछा है कि हाउ इज द जोश, आज आपके अंदर कितना जोश है। तो वहां पर पोल पर भी आप मुझे बताइए कि जोश आपका हाई लेवल पर है या लो लेवल पर है। जल्दी से मेरे बच्चे, जोश आपका हाई लेवल पर है या लो लेवल पर है, वहां पर एक पोल करके मुझे बताइए। जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन आया होगा पोल का। जल्दी से, लगभग मेरे बच्चे 10,000 बच्चों ने बताया है कि आपका जोश, लेकिन 1,000 बच्चे अभी भी नहीं बताए हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। चलो 11,000 बच्चों ने बताया है कि भाई क्या जोश है आपके अंदर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे बच्चों। सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। श्री गणेशाय नमः। आप सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। कहते हैं मोटिवेशन है आज की रात पढ़ाई में जगा दी। आज की रात में जला दी, है ना, आज की रात पढ़ाई में जला दी, कल की सुबह सफलता में मिला दी, थकान को मुस्कान में बदल दे, जो वही जिंदगी की जंग जीत ली। तो प्यारे बच्चों अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्या ये थकान है? क्या आप इसको थकान मानते हैं बच्चों? अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं क्या आप इसको थकान मानते हैं? नहीं गुरुजी, ये थकान नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं क्या ये थकान है? नहीं गुरुदेव, ये तो संघर्ष है ना, संघर्ष है। और आप जानते होंगे संघर्ष ही बच्चों जीवन है ना, संघर्ष ही जीवन है। तो ये थकान नहीं है, ये तो जीवन है बच्चों, ये तो जीवन है। कभी आप ये मत सोचिएगा कि इतनी लंबी लंबी क्लासेस हमें देखनी है। मेरे बच्चे यही तो जीवन है ना, यही जीवन है बच्चों। चलिए अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी पूरे बिहार का सबसे बड़ा लाइव टेस्ट बच्चों कितने बजे होने वाला है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि लाइव टेस्ट कितने बजे होने वाला है।
जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। संजय सर लाइव टेस्ट होने वाला है 8 बजे, ये सबको पता होना चाहिए। क्लास खत्म होने के जस्ट बाद आप लोगों का लाइव टेस्ट बच्चों 8 बजे होगा, ठीक है ना। 8 बजे आप लोग का लाइव टेस्ट होगा और अभी टेस्ट नहीं दिखेगा, 8 बजे आप लोग को दिखेगा। मेरे बच्चे अब सुबह आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए आई एम रियली सॉरी बच्चों। क्यों नहीं हो पाई थी? क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सोया था बच्चों, सुबह 4 बजे, यानी सब काम को करके, यानी 12th का भी क्रैश कोर्स है, आप लोगों का भी क्रैश कोर्स है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है, सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो मैं सुबह 4 बजे सोया था और बच्चों मुझे लगा था कि मैं बच्चों जग जाऊंगा, और मैं सच में जग भी गया था। 5:30 में मुझे ऑफिस के लोगों के द्वारा उठा दिया गया था, लेकिन 5:40 में, सॉरी, लेकिन बच्चों हम फिर से सो गए। तो ये मेरे साथ हो गया, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा बच्चों। आइए, तो प्यारे बच्चों ये है क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स में मैथ हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर प्यारे बच्चों तैयार है, आप सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं। कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठे हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर आने दीजिए, कॉन्सेप्ट को आने दीजिए। सब लोग बच्चों दिल बनाकर एक बार भेजिए, दिल बनाकर एक बार भेजेंगे सब लोग, जल्दी से दिल बनाकर भेजिए कि सर आने दीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आने दीजिए जल्दी से। सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे कि सर क्लास को शुरू कीजिए, क्लास को शुरू कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे साथ राहुल कुमार जी हैं, रीना है, प्रेम है, शिवम कुमार हैं, रोहित कुमार हैं, खुशी कुमारी हैं, राजू कुमार हैं, बहुत सारे मेरे बच्चे हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं सेशन में। आइए अब हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। लिखिएगा एक एक चीज करके, है ना, बढ़िया से। और सब लोग, मैं आपको कहूंगा बच्चों, एक चीज नहीं रुकना चाहिए, वो है शेयर। सभी दोस्तों के पास सेशन को शेयर करते रहिएगा और सभी लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सब लोग कीजिएगा। आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक लिखिएगा। हम लोग पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं संख्याओं के बारे में। संख्याओं में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अंक। बच्चों अंक किसे कहते हैं, इसके पहले बच्चों रुक जाओ, मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं। इस चैप्टर के बारे में प्यारे बच्चों, जो चैप्टर है इसका नाम है, लिखिएगा मेरे साथ में, चैप्टर का नाम है बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और ये बताओ इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? क्या इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? हाँ या ना बताना, यस और नो। ऑब्जेक्टिव तो यस सर, यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। क्या यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन यस, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे बच्चे। क्या यहां से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है? लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन नो, यहां से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में हमारा नहीं बनता है, याद रखिएगा बच्चों। कितना मार्क्स का है ना, कितने मार्क्स का ये चैप्टर है? तो अप्रॉक्स अगर हम देखें तो प्यारे बच्चों हमारा 2 क्वेश्चन 2 नंबर वाला होता है, यानी 4, और 8 क्वेश्चन 1 नंबर वाला 12, लगभग मेरे बच्चे 12 से 15 मार्क्स का। हाईएस्ट अगर हम चलें तो बच्चों अगर ये इसकी संख्या कभी 3 हो जाए तो बच्चों 3 दूना 6, और यहां से अगर 10 ऑब्जेक्टिव पूछ ले, है ना, ऐसे 8 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो बच्चों 14 से 15 नंबर का ये चैप्टर है। बताओ कितने नंबर का है? कितने नंबर का चैप्टर है बताओ? 14 से 15 नंबर का चैप्टर है। कितने दिन में पढ़ाएंगे संजय सर? तो बच्चों 3 डेज, है ना, इस चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम, है ना, 3 डेज। आज अगर लंबा क्लास हो जाता तो फिर दिक्कत नहीं था बच्चों, 2 डेज, है ना, कम से कम 2 डेज। तो कम से कम बच्चों 2 दिन इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे लगेगा, कम से कम इस चैप्टर को पढ़ाने में 2 दिन। अब आइए बच्चों देखते हैं संख्या। संख्या में सबसे पहले शुरू होता है अंक। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए गणित में अंक कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं बताइएगा। संजय सर 0 से स्टार्ट होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसी को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक, 0 से 9 तक को, 0 से 9 तक को क्या कहते हैं? 0 से 9 तक को अंक कहा जाता है। 0 से 9 तक को बच्चों अंक कहते हैं। और अंक कितने होते हैं गणित में? अगर आपसे पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी होती है, तो अंकों की संख्या बच्चों 10 होती है। 10 होती है अंकों की संख्या, है ना, अंकों की संख्या 10 होती है। इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है प्राकृत संख्या के विषय में। आप बताइएगा प्राकृत संख्या क्या होता है? तो आप कहते हैं कि सर गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? थोड़ा जल्दी बताइएगा, प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होता है? प्राकृत संख्या शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट करते हुए, यानी प्राकृत संख्या शुरू होता है बच्चों 1 से। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या तो हम कहते हैं कि गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर दें, गिनती की संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देते हैं तो बनता है क्या? तो बनता है मेरे बच्चे, बनता है पूर्ण संख्या। यानी यहां पर हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट, ये हमारी पूर्ण संख्या है। परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है कि ये बताओ कि 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है। तो मेरे बच्चे आपको आंसर लिखना है, 0 कौन सी संख्या है, तो 0 पूर्ण संख्या है बच्चों। 0 क्या है, 0 पूर्ण संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और बच्चों सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताइएगा, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी अनंत होती है। सबसे छोटी आपको पता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि बच्चों प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या पूछा जाएगा मेरे बच्चे। अच्छा खैर वो हम पढ़ा देंगे बाद में, रहने दो, उसको हम बाद में पढ़ा देंगे। ये हमारा प्राकृत संख्या है, ये हमारा पूर्ण संख्या है। नोट हो गया बच्चों, तो दिल बनाकर भेजिए कि सर हमने यहाँ तक नोट कर लिया है, आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाए। सब लोगों ने नोट कर लिया, चलिए नोट कर लिया तो दिल बनाकर भेज दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पूर्ण के बाद होता है, पूर्ण के बाद होता है, पूर्ण के बाद पढ़ना है बच्चों पूर्णांक संख्या के विषय में। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या बच्चों क्या होता है। एक तो बच्चों पहले पूर्णांक संख्या में पहले प्राकृत संख्या भरा होता है। यस संजय सर, पहले प्राकृत संख्या भरा होता है, प्राकृत संख्या भरा होता है लास्ट ना। उसके बाद बच्चों 0, उसके बाद फिर यहाँ पर ऋणात्मक संख्या भी भरा होता है, ऋणात्मक संख्या भी बच्चों भरा होता है। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है जिसमें हमारा शून्य भी शामिल होता है, और बच्चों है ना धनात्मक संख्या भी शामिल होता है, और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है ना, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण के बाद अगर मैं पूछूं बच्चों, अगर आपसे कोई सवाल पूछे, अगर इस तरह से सवाल आ जाए कि बच्चों बताओ -2, है ना, -2 कौन सी संख्या है, जल्दी बताना, -2 कौन सी संख्या है, तो आंसर बताओ क्या लिखेंगे। -2 कौन सी संख्या है, थोड़ा जल्दी आंसर कीजिए। आपसे पहले अगर कोई आंसर कर दे तो बहुत बेइज्जती वाला बात है। आपसे पहले कोई आंसर कर ही नहीं सकता है। आपसे सवाल पूछा गया है कि -2 कौन सी संख्या है, तो आपको आंसर बताना है कि -2 मेरे बच्चे कौन सी संख्या है, तो -2 पूर्णांक संख्या है। याद रखिएगा, जितने भी ऋणात्मक मान होते हैं वो सभी क्या है, पूर्णांक संख्या होते हैं। बच्चों आपसे पूछा जाए इसके बाद सम संख्या के विषय में, आप सब लोग जानते हैं कि जो भी संख्या 2 से, है ना, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी हो सकता है, 562 हो सकता है, 778 हो सकता है, 924 हो सकता है। ये सभी क्या है, ये सभी बच्चों हमारी सम संख्या हैं। मैं आपसे पूछूं बच्चों कि सम संख्या का इकाई अंक कौन सा होता है ना सम संख्या का अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इकाई अंक क्या होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सम संख्या के लास्ट वाला अंक क्या होता है। जल्दी से, किनको पता है कि सम संख्या का लास्ट वाला अंक क्या होता है। हमेशा कोई भी सम संख्या उठाकर आप देख लीजिए, कोई भी सम संख्या आप उठाकर देख लीजिए, लास्ट वाला अंक क्या होता है। तो मेरे बच्चे लास्ट वाला अंक आप देखेंगे, सम संख्या के लास्ट में या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8, यानी उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। एक बच्चा कह रहा सर इकाई अंक पर 2 होता है। हे भगवान, माथा फोड़ लें, इकाई अंक पर 2 होता है, यहाँ पर इकाई अंक पर 2 है क्या, यहाँ इकाई अंक पर 2 है क्या, यहाँ 2 है क्या। अजीब हाल है बच्चों, है ना। इकाई अंक पर 2 नहीं होता है इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 इस प्रकार के अंक होते हैं। सम के बाद सभी बच्चे विषम संख्या के बारे में जानते होंगे। विषम संख्या बच्चों वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 1, है ना, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इनमें से कोई भी संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है। मेरे बच्चों समझ गए यहाँ तक, तो जल्दी से बताओ कि यस सर यहाँ तक समझ गए, विषम तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए तो एक बार यस लिख करके भेज दीजिए सब लोग कि सर हम विषम संख्या तक समझ गए, है ना। सम संख्या, विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ें उसके पहले एक थोड़ा सा मैं छोटा सा कुछ लिखा रहा हूँ, लिखिएगा अपने कॉपी में, सब लोग नोट लिख लीजिएगा। मैं कुछ लिखा रहा हूँ, लिखिए बच्चों, नोट दे करके लिख दीजिए अपनी कॉपी में मेरे बच्चे, है ना। लिख दीजिएगा प्रथम n
प्राकृत संख्या का योग, है ना, प्राकृत संख्या का योग। परीक्षा में भर भर के सवाल पूछा गया है, आंसर तो आप ही लोग देंगे मुझे पता है। फिर लिखिएगा बच्चों कि प्रथम n सम संख्या का योग, है ना, सम संख्या का योग। जल्दी जल्दी से आंसर लिखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे बच्चे, प्रथम n विषम संख्या का योग। क्या लिखा? विषम संख्या का योग। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, जल्दी बताओ कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। प्रथम n सम संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 होता है। प्रथम n विषम संख्या का योग क्या होता है? n स्क्वायर होता है। बस ये 3 फार्मूला आपको किसी भी हाल में, मेरे बच्चे, ये 3 फार्मूला आपको किसी भी हाल में याद कर लेना है। हो जाएगा याद? बताओ, याद हो जाएगा? सर याद होगा क्या? याद हो गया होगा। n इंटू n प्लस 1/2 यह है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग। n इंटू n प्लस 1 यह है प्रथम n सम संख्या का योग। और यह है प्यारे बच्चों प्रथम n विषम संख्या का योग n स्क्वायर। बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए तो बताओ। हाँ, जल्दी लिखकर बताओ, यस लिख करके भेजो कि सर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है बच्चों भाज्य अभाज्य संख्या, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभाज्य संख्या के विषय में ये थोड़ा अच्छे से पढ़िए क्योंकि पेपर में सवाल पूछा जाता है। अभाज्य संख्या के विषय में अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता है कि बच्चों एक से बड़ी, है ना, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो 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 एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, है ना, छोड़कर किसी भी संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, है ना, किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। मैं बच्चों लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। बताओ, है ना, हमने आपको क्या कहा? हमने कहा बच्चों, हमने कहा एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, यानी संख्या एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम अभाज्य कहते हैं। जैसे लिखकर भेजिए सबसे पहली अभाज्य संख्या, जैसे लिखकर भेजिए बच्चों, जल्दी थोड़ा फास्ट कीजिएगा प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, जैसे लिख करके भेजिएगा। जैसे, तो जैसे में हम लिखेंगे, जैसे में लिखेंगे सबसे पहला एक से बड़ी, यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब बच्चों अभाज्य संख्या में 2 को हम रखेंगे क्योंकि दो जो है एक और स्वयं यानी खुद 2, यानी कि एक और स्वयं 2, इसको छोड़कर किसी और पहाड़े में 2 नहीं आती है, तो 2 अभाज्य संख्या है। मेरे बच्चे 3 देखो, 1 और 3 को छोड़कर किसी भी पहाड़े में 3 नहीं आती है, तो 3 भी अभाज्य हो गया। मेरे बच्चे 4 अभाज्य होगा क्या? नहीं, 1 और स्वयं को छोड़कर ये 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, इसीलिए हम 4 को हटा देंगे। 2 4। फिर बच्चों 5, 1 और खुद के पहाड़े को छोड़कर किसी पहाड़े में नहीं आता है, तो 5 को हम रखेंगे। मेरे बच्चे 6 1 और खुद को छोड़कर ये 2 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में आ जाता है, इसलिए इसको हटा देंगे। तो बच्चों फिर 7 होगा, फिर 8 तो आ जाएगा ना, 9 भी आ जाएगा, 10 भी, 11। तो ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं बच्चों, मेरा पहला सवाल है आप लोगों से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा, मेरा सवाल है आपसे, है ना, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जल्दी लिख करके भेजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो देखो बच्चों 2 से छोटी अभाज्य संख्या कोई भी नहीं है। मेरे बच्चे अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 2 अंकों की सबसे छोटी, है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो 2 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 11 है। 2 अंक में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। मेरे बच्चे आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, जल्दी बताइए आंसर कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। थोड़ा फटाफट आंसर भेजिएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है।
मेरे बच्चे बड़ी अभाज्य संख्या में 2 अंक में अभाज्य संख्या में 97 है बच्चों। 97 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक बच्चा 99 कह रहा है, भगवान 99 किसी पहाड़ी में नहीं आता है ना, अभाज्य संख्या जो किसी पहाड़ी में आता ही ना हो। मेरे बच्चे आपसे अगर पूछा जाए एकमात्र है ना, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य भी हो और सम भी हो, सम अभाज्य संख्या बताओ मेरे बच्चे, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? जितनी भी अभाज्य संख्या आप लिखेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या लिखेंगे बच्चों, वो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, वो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, पर एक अभाज्य संख्या सम होगी। देखो बस यही सम है, बाकी सब विषम है। तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2 का नाम आएगा और किसी का भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 का नाम आने वाला है बच्चों। बढ़ जाए आगे, यहां तक समझ गए तो प्यारा सा बच्चों दिल बनाकर भेजिए कि संजय सर समझ गए। एक एक ऑब्जेक्टिव को अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव को ऐसे पकड़ के रगड़ दें, आप समाप्त हो जाए ऑब्जेक्टिव आपके सामने, तो जल्दी से मुझे बताइए कि यस सर हो गया, यस सर हो गया, जल्दी से सब लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अभाज्य के बाद जस्ट हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। मेरे बच्चे भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा है। भाज्य संख्या में क्या है? हमने कहा कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, तो यहां लिखेंगे हो बच्चों, लिखेंगे है ना, वैसी संख्या ना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी यानी एक ना तो भाज्य ना तो अभाज्य, एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर, जो एक और स्वयं को छोड़कर हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। यानी बच्चों यहां पर वैसी संख्या को रखना है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो रहा हो। तो बच्चों जल्दी से बताओ आंसर में क्या लिखेंगे, है ना? सबसे छोटी बताओ जल्दी से, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? जैसे बताओ, जैसे लिखकर बताओ मेरे बच्चे, जैसे लिखकर बताओ। तो सबसे छोटी अगर आप देखेंगे कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से विभाज्य हो, तो बच्चों ये है ना, एक तो हो नहीं सकता, 2 और 3 तो अभाज्य में चला गया, तो भाज्य में 4 होगा, 6 होगा, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, डॉट डॉट। ये सभी क्या है? ये सभी बच्चों हमारी भाज्य संख्याएं हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, है ना, सबसे छोटी, मेरा उत्तर दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या जल्दी बताइए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों 4 होगा। परीक्षा में एक बार सवाल पूछा गया, सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी भाज्य एवं सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल कितना होगा? का गुणनफल बच्चों बताइए जल्दी से। सबसे छोटी, आपसे सवाल क्या पूछा गया है? आपसे सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी भाज्य, है ना, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य में 4 है और सबसे छोटी अभाज्य में 2 है, दोनों का गुणनफल पूछा है। तो 4 का गुणा 2 से बराबर सही उत्तर 8 आएगा। और जितने मेरे प्यारे बच्चों ने आंसर 8 लिखा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का सही उत्तर, अगर आपने, कौन इतना ही फालतू कमेंट करता है जी? चलिए गन शॉट, ये गेम, वो गेम, फलना चिल्ला गेम के बारे में मत लिखिए बाबू। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा बच्चों, क्या होगा? 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये था बच्चों भाज्य के बारे में, ये था अभाज्य के बारे में। अब हमें पढ़ना है परिमेय और अपरिमेय के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कौन सी संख्या? सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, है ना। यहाँ पर एक और पढ़ लीजिए बच्चों, सह अभाज्य, है ना, सह अभाज्य संख्या, है ना, सह अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों, है ना। सह अभाज्य संख्या तो लिखेंगे वैसी 2 संख्याएं, है ना, वैसी, है ना, संख्याओं का ऐसा युग्म, है ना, क्या लिखा हमने मेरे बच्चे? 2 संख्याओं का, है ना, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा कह सकते हैं, ऐसा जोड़ा जिनका मौसो 1 हो, 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसो 1 हो। मेरे बच्चे 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा भेजिए मुझे जिनका मौसो यानी जिनका HCF 1 हो। जल्दी से मुझे लिखकर भेजिए 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसो 1 हो। मेरे बच्चे हम उसे बोलेंगे सह अभाज्य। यानी जैसे में आप लिखेंगे,
जैसे में दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसा 1 हो। तो बच्चों 2 और 3 का मौसा 1 होगा। आप देख सकते हैं 5 7 का 1 होगा, 11 13 का देख सकते हैं 1 होगा। मेरे बच्चे 19 और 21 है ना, 19 और है ना मतलब 19 और किसका 19 और 29 का 1 होगा। तो बच्चों दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा मेरे बच्चे, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका मौसा क्या हो 1 हो, वो मेरे बच्चे सह अभाज्य संख्या के अंदर आता है। पर ये संख्याओं में मुझे थोड़ा सा डाउट है, दो अभाज्य संख्या होना चाहिए या दो संख्या, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे बच्चों थोड़ा सा DOUBT डाउट है, हम इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बच्चों। नेक्स्ट हमें पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। आप मुझे बताइए परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। तो बच्चों परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि वैसी संख्या जिसे है ना कहते हैं बच्चों वैसी संख्याएं जिसे वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे वैसी संख्याएं है ना वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q है ना P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, है ना, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। मेरे बच्चे वैसी संख्याएं जिसको हम P बटे Q के रूप में है ना, जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे याद रखना कि है ना, ध्यान रखना वैसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। उदाहरण देकर बताइए, उदाहरण देकर समझाइए आप लोग मुझे कि परिमेय संख्या के उदाहरण क्या होंगे। तो बच्चों परिमेय संख्या के उदाहरण में देखेंगे, सबसे पहले जैसे में आकर पढ़ेंगे, है ना। तो वैसी संख्याएं जिन्हें P बाय Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में हम लिखेंगे 3 बटा 2, जैसे में लिखेंगे 5 बटा 4, जैसे में लिखेंगे 3। बच्चों क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ 3 लिखने से यह एक परिमेय संख्या हो जाता है? क्या सिर्फ 3 लिखने से यह परिमेय संख्या हो जाता है? गुरुजी बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 है ना। क्या -2 भी मेरे बच्चे, क्या -2 जो है -2 लिखने से क्या ये बच्चों परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे 1 है बच्चों, है ना। अगर हम लिखते हैं बच्चों 3 है ना, अगर हम लिखते हैं 3.2 ये भी परिमेय संख्या है मेरे बच्चे। हम लिखते हैं है ना 8 बाय -3 ये भी परिमेय संख्या है। ये सभी बच्चों परिमेय संख्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि P और Q क्या है, बताओ। अगर आपसे पूछा जाए Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q क्या होना चाहिए, तो P तथा Q पूर्णांक संख्या होगा बच्चों, है ना। P तथा Q कौन सी संख्या है? P तथा Q पूर्णांक संख्या है। P तथा Q पूर्णांक संख्या, यानी कि P और Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए कि बच्चों ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या हैं। ये सभी परिमेय संख्या है। मैं आप लोगों से फिर से पूछना चाहता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं, क्या ये परिमेय संख्या है? मुझे बताना। 3.1225 क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो हाँ या ना, यस और नो। क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ या ना बताना मेरे बच्चे। 6.12 है ना, 6.126 क्या ये परिमेय संख्या है? बोलो हाँ या ना मेरे बच्चे। 3.1 है ना, 3.126 इस पर बार या परिमेय संख्या है ना। 7.112 इस पर बार, बिल्कुल सर, है ना। तो आपको मैंने बताया था अगर बच्चों आगे डॉट नहीं लगा है तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है मेरे बच्चे, बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगर ऊपर में बार लगा है तो भी ये परिमेय संख्या है, तब भी ये परिमेय संख्या, बिल्कुल यस हमारा सही उत्तर होगा यस। ये सब बिल्कुल ही परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का मान कितना होता है बच्चों बताना? पाई का मान होता है 22/7। क्या 22/7 भी परिमेय संख्या है? बिल्कुल यस, पाई का मान भी परिमेय संख्या है। अब हम लोग बढ़ते हैं परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर बच्चों बहुत कुछ आपके लिए सीखने के लायक होगा। मेरे साथ नोट कीजिएगा, और एक भी बच्चा अगर वो नोट नहीं कर रहा है तो समझो गलत बात है। नोट कर रहे हैं ना आप लोग? कौन कौन है जो नोट कर रहे हैं? हाथ उठाइए कि संजय सर हम लोग बिल्कुल नोट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बिल्कुल नोट कर रहे हैं। क्या आप नोट कर रहे हैं? यस और नो बताओ। यस सर। तो जो भी हम लिख रहे हैं उसको 100% बच्चों आपको नोट भी करना है, आपको लिखना भी है। चलिए लिखिएगा परिमेय संख्या। तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे, है ना, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? वैसी संख्याएं, है ना, जिन्हें P बाय Q के रूप में P बाय Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके,
नहीं किया जा सके। तो मेरे बच्चे हमने क्या कहा, हमने कहा कि वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, है ना, उसे बोलते हैं अपरिमेय। जैसे बच्चों बताओ, जैसे, तो जैसे में लिखेंगे, जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। आप इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आप कहेंगे कि सर हम लिख देंगे, तो √2 है तो उसके नीचे 1 है बच्चों। तो क्या ये √2 एक पूर्ण ना, क्या एक पूर्णांक संख्या है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि बच्चों p और q क्या होना चाहिए, p और q पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और पूर्णांक संख्या ब्रैकेट ना रूट के अंदर नहीं होता है। पूर्णांक संख्या रूट के अंदर नहीं होता है। तो रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, है ना, ये सब क्या है, ये सभी बच्चों हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर मैं बोलूं बच्चों, रूट के अंदर में 3/5 ये भी अपरिमेय है मेरे बच्चे, पाई भी अपरिमेय है, और 3.12112 अगर डॉट डॉट आगे लगा दिया जाए तो ये भी बच्चों अपरिमेय संख्या होता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए। लेकिन अगर बच्चों रूट के अंदर है और अगर वो बाहर निकल सकता है तो हम उसे परिमेय कहेंगे या अपरिमेय कहेंगे। मान लीजिए बच्चों, है ना, माना ध्यान दीजिए, रूट के अंदर अगर 4 है तो इसको आप क्या कहेंगे मेरे बच्चे? रूट के अंदर में लिखा है, मान लो कि बच्चों 16/36, इसको आप क्या कहेंगे? रूट के अंदर में लिखा है बच्चों, मान लीजिए कि 81/64, इसको क्या कहेंगे? तो मेरे विद्यार्थी जी, अगर पहले हम रूट से बाहर करेंगे, 4 अगर लिखा है तो इसके लिए रूट से बाहर 2 होगा, 16 के लिए 4, 36 के लिए 6 बाहर होगा, 81 के लिए 9, 64 के लिए 8 बाहर होगा। जब ये रूट से पूरी तरह बाहर हो रहा है, अगर रूट से बाहर हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। अगर ये रूट से बाहर हो रहा है तो हम इन्हें परिमेय संख्या कहेंगे। परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई के विषय में हम पढ़ते हैं कि पाई बच्चों अपरिमेय संख्या है। आप विद्यार्थी हैं, आपको पता होना चाहिए कि पाई के जगह पर कभी आपसे पाई/2 भी पूछा जाएगा कि पाई/2 कौन सा संख्या है, या पाई/3 कौन सा संख्या है, या पाई/4 कौन सा संख्या है। आपको घबराना नहीं है, और इन सभी परिस्थितियों में, इन सभी स्थिति में आपको आंसर क्या देना है? आप सभी में बच्चों आंसर आपको आराम से अपरिमेय ही देना है। इन सभी स्थितियों में आंसर हमारा अपरिमेय ही होगा। कुछ बेसिक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उसके पहले आप लोग पहले बताइए, इसको लिख लिए हैं तो यस लिख करके भेज दीजिए कि यस हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया, यहाँ तक को अच्छे से लिख लिया। तो हम कुछ बेसिक आप लोग को बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। कुछ बेसिक बताने वाले हैं बच्चों जो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी होने वाला है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए। चलिए बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, यस लिख करके भेजेंगे। सब लोग यस लिख रहे हैं, लिखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ बच्चों, है ना, एक बॉक्स बना लीजिएगा, है ना, लिखिएगा, है ना बच्चों, बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, बहुत ज़रूरी, है ना, बहुत ज़रूरी चीज़ बच्चों, है ना। बहुत ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या अगर रूट के अंदर में है तो रूट का मतलब पावर कितना होता है? रूट का मतलब पावर कितना होता है? रूट का मतलब पावर आधा होता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 लगा है तो उस संख्या का मान क्या होना चाहिए? तो उस संख्या, किसी भी संख्या पर पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर मान लीजिए कि हम बकरी पर पावर, है ना, ध्यान दीजिएगा, बकरी पर पावर भी 0 दे देते हैं तो यहाँ पर बकरी का मान कितना हो जाएगा? बकरी पर पावर अगर हम 0 दे देंगे तो बकरी का भी मान बच्चों 1 हो जाएगा। या अगर हम नागिन पर पावर 0 दे देते हैं, नागिन पर पावर 0, तो इसको भी गणित में बच्चों 1 मान लेते हैं हम लोग कि किसी भी संख्या पर, हंसिएगा नहीं, किसी भी संख्या पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। हमने कहा मेरे बच्चे, हमने कहा 2 पर पावर 3 और हमने फिर कहा 2 पर पावर 6। तो बच्चों जब हमारा बेस समान हो, जब बेस समान हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हमारा बेस समान हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? संजय सर, अरे ये कमेंट हटाने वाला कोई नहीं है जी, ये लड़का कौन है बार बार कमेंट करते जा रहा है ना, गेम खेलने के बारे में कमेंट कर रहा है, यहाँ पढ़ाई हो रहा है, आदमी परेशान है, पागल है भाई पढ़ाई से, और ये गेम के बारे में कर रहा है। मतलब थोड़ा सा भी शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ, काहे ऐसे कमेंट करते हैं जी आप लोग? गेम का प्रचार करना है, कुछ करना है, कहीं और कीजिए। हाँ, आप लोग भारत के लिए समझ रहे हैं, आप लोग जितना आतंकवादी से भी ज़्यादा खराब आप लोग हैं।
जो लोग भी ऐसा काम करते हैं, आतंकवादी को तो माफ़ किया जा सकता है पर आपको माफ़ नहीं किया जा सकता है। जहाँ पर देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है वहाँ जा करके आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, है कि नहीं। आइए बच्चों, हम क्या बोल रहे थे कि ऐसी स्थिति में पावर हम लोग क्या करते हैं, 2 पर पावर, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो बच्चों 6 और 3 कितना होता है, 9। जब बेस समान हो तो पावर को जोड़ा जाता है, समझ लीजिएगा मेरे बच्चे। अगर बेस समान हो, 2 पर पावर जैसे 6 है और भागा बच्चों, है ना, भागा अगर लिखा है 2 पर पावर 6 भागा 2 पर पावर 3, तो भागा में पावर को क्या करते हैं, भागा, जब भाग होता है बच्चों तो पावर को हम क्या करते हैं बताइएगा, है ना, जब भाग होता है तो पावर को क्या करते हैं, तो भाग की स्थिति में पावर को हम घटा देते हैं। पावर घट करके 6 में से 3 पावर घट जाएगा, तो यहाँ पर पावर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो पावर 3 बचेगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आपको क्या बताना, ए लड़का मेहताब है क्या, बार बार कमेंट एक ही चीज कर रहा है फालतू का। आइए, गेम खेलोगे, गेम खोलोगे, आ जाओ। तो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या कहना चाह रहे थे आपको, हाँ ये हमारा हो गया। अब क्या है कि बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या को और अभी पढ़ रहे थे अपरिमेय संख्या को, है ना। ध्यान दीजिएगा, परिमेय और प्लस में हमने क्या बोला, अपरिमेय। ये 2 संख्या के विषय में परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहते हैं आपको, अगर बच्चों हम कह दें आपको परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कह दें आपको परिमेय संख्या, तो बच्चों परिमेय संख्या, मेरा सवाल है आप लोगों से कि बच्चों क्या 0 भी परिमेय संख्या है, बस यस और नो में जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए क्या 0 भी एक परिमेय संख्या है, बोलो यस और नो, है ना। तो मेरे बच्चे अगर 0 भी अगर परिमेय संख्या है तो उसके नीचे 1 होता है बच्चों, 1, तो हम आंसर कहेंगे यस। यस सर, 0 भी परिमेय संख्या है, 100% 0 भी क्या है, परिमेय संख्या है मेरे बच्चे, है ना है ना। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बच्चों ये कह रहे हैं 1/0, क्या 1/0 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा मैथ में इसका मान नहीं निकल पाया है आज तक। इसी मान को अपरिभाषित पढ़ते हैं हम लोग, जब 0 नीचे आ जाता है तो इसी को हम लोग अपरिभाषित पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसी को बच्चों अपरिभाषित या अनंत बोलो या फिर इन्फिनाइट बोलो, इसी को पढ़ते हैं मेरे बच्चे। जब हम कहते हैं, जब हमने एक शब्द लिखा अशून्य परिमेय संख्या, हमने क्या लिखा, हमने एक शब्द लिखा अशून्य परिमेय संख्या, तो क्या आप इस शब्द को समझ पाए। संजय सर आप ये कहना चाहते हैं अशून्य परिमेय संख्या का मतलब होता है कि शून्य नहीं हो, यानी परिमेय संख्या तो हम बहुत लिखेंगे, परिमेय संख्या हम √2 लिखेंगे, 3 लिखे ना, √3 लिखेंगे, रूट के अंदर 5 लिखेंगे, शून्य भी लिखेंगे, है ना, मतलब पाई भी लिखेंगे। ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अशून्य परिमेय संख्या लिखना था, नहीं, अशून्य अपरिमेय संख्या ही पढ़ना था मुझे। एक सेकेंड, अशून्य अपरिमेय कैसे होगा भाई, परिमेय होगा ना। अशून्य परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने कहा 2, हमने कहा बच्चों 3, हमने कहा 8, हमने कहा 0, हमने कहा 22/7 और लिख रहे हैं कि अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि शून्य को छोड़कर बाकी जो परिमेय संख्या है, नहीं हट रहा है ना, शून्य को छोड़कर मेरे बच्चे, शून्य को छोड़कर बाकी जो परिमेय संख्या है उसे हम क्या बोलेंगे, शून्य को छोड़कर बाकी जो परिमेय संख्या है उसे हम उसे बोलेंगे अशून्य परिमेय संख्या। तो बच्चों अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और प्लस में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। योग क्या होता है बच्चों बताओ, कहीं और से ट्राई करो ना जाके, है ना। योग क्या होता है जल्दी बताओ, तो आंसर लिखिएगा अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय संख्या और प्लस में अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा इसका योग क्या होता है, इसका योग अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। अशून्य परिमेय संख्या और अंतर निकालेंगे अपरिमेय संख्या से, तब भी इसका आंसर अपरिमेय ही होगा। अशून्य परिमेय संख्या गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से, गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से, तब भी अपरिमेय होगा। यानी कुछ भी कर लीजिए, यानी दोनों में अगर आप संबंध बनाना चाहेंगे, दोनों के बीच अगर आप संबंध दिखाना चाहेंगे तो कुछ भी कर लीजिए, हर स्थिति में आंसर क्या होगा मुझे बताइए मेरे बच्चे, हर स्थिति में आंसर क्या होगा। एक बार लिख कर भेजिए मुझे कि संजय सर हर स्थिति में जो आंसर होगा, है ना, हर स्थिति में कौन है जितना कमेंट मतलब हर स्थिति में जो आंसर होगा वो क्या होने वाला है।
आंसर मेरे बच्चे अपरिमेय संख्या ही होगा। हर स्थिति में आंसर अपरिमेय संख्या होगा। तो बच्चों क्या कुछ क्वेश्चन लगवाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन लगाया जाए? बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन लगाया जाए बच्चों, है ना, जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं। चलिए बच्चों, अभी तक जो पढ़े हैं उसमें से हमारा कुछ क्वेश्चन लगाया जाए, ठीक है ना। चलिए कुछ कुछ सवाल हमारे पास होगा जो हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो बच्चों प्राकृत संख्या तो हम लोग पढ़े हैं, उसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 को सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे मेरे बच्चे। अगला सवाल पढ़िएगा, नंबर पर मत जाइए, बस सवाल पढ़िए। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा? एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? मेरे बच्चे आंसर बताओ, गुणनफल क्या होगा? तो हमने कहा था एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का, चाहे आप योगफल निकालो चाहे गुणनफल निकालो, कुछ भी निकालो, वो सदैव क्या निकलता है? वो सदैव अपरिमेय संख्या ही निकालता है। क्या वो नहीं हट रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन है ना। अगला सवाल पढ़िएगा। अगला सवाल संख्या लिखा गया है 2.13 आगे डॉट डॉट लगा है, इसको आप क्या कहेंगे? आगे अगर डॉट डॉट लगा है बच्चों तो आगे आप इसको क्या कहेंगे? अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा है तो आप इसको क्या कहेंगे? सर अगर यहाँ पर डॉट डॉट लगा है इसका मतलब क्या है बताइए, है ना। इसका मतलब ये है कि ये अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों। डॉट डॉट का मतलब है, थोड़ा कमेंट तेजी से कीजिए, थोड़ा जल्दबाजी में कीजिए, ऐसे तो बच्चों है ना ये ऐसा हो जाता है, कमेंट बच्चों इतना खतरनाक हो जाता है। ये कल भी हमको दिखाई नहीं पड़ रहा था कुछ, और आज भी कमेंट में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। इतना कमेंट लोड ही नहीं लेता लगता है ना। द कंटेंट दे आर ट्राइंग टू एक्सेस वाज डिलीटेड, द कंटेंट दैट यू आर ट्राइंग टू, अच्छा वो डिलीट हो चुका है बच्चों, लेकिन फंस गया है वो ना, यूट्यूब का लॉगरिथम है उसको फंसा दिया गया है, मतलब वहाँ से हटा दिए हैं, डिलीट करके उनके कमेंट को हटा दिया गया है, ठीक है। फिर वहाँ पर फंस गया है बच्चों, तो टेंशन आप लोग मत लीजिए, है ना, टेंशन मत लीजिए, वो हट जाएगा। अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है मेरे बच्चे, अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? बच्चों दो परिमेय संख्या, कोई भी दो परिमेय संख्या आप लिख लीजिए। मान लो बच्चों कि हमने 2 लिख दिया, मान लो 2 लिख दिया, हमने 3 लिख दिया, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है? तो बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होती है। ये आपको याद रखना है परीक्षा के लिए। अगला सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ के हटे हैं बच्चों, है ना, है ना, अभी हम लोग, है ना, है ना। तो मेरे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो आप देखेंगे तो 15 बच्चों, है ना। सर ये सब लिखना है ना, ये नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव आपको नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो 15 देखेंगे तो भाज्य संख्या कटेगा बच्चों 3 और 5 से, 12 भी कटेगा, 2 4 6 से, 75 भी कटेगा। इसमें कौन सी संख्या है जो किसी पहाड़े में नहीं आती है? वह संख्या 23 है बच्चों, 23। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल लिखा है ना चलिए पढ़िए बच्चों क्या लिखा है। ये सवाल जो मैंने कहा था, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होने वाला है? थोड़ा जल्दी बताइएगा मेरे बच्चे, फोन में कमेंट दिखाई तक नहीं पड़ रहा है। अगर सिर्फ ए बी आएगा तो पता थोड़ी चलेगा। यूट्यूब कहता है भाई एक ही कमेंट बार बार आ रहा है और सब बच्चे ए बी डाल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चला, अटक सा गया लगता कमेंट। चलिए तो हमने आपसे कहा, हमने आपसे अच्छा हमने कहा मेरे बच्चे कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आप देखेंगे तो मेरे बच्चे इस धरती पर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो मेरे बच्चे अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटा भाज्य 4 है, तो इनका गुणनफल 8 होगा। अभी हम लोगों ने बनाया था
आंसर हमारा 8 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? आप देखो बच्चों कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है जो किसी पहाड़े में नहीं है ना। 29 बच्चों, 25 तो 5 के पहाड़े में आ जाएगा, है ना। 16 भी आ जाएगा 4 के पहाड़े में, 15 भी आ जाएगा, लेकिन 29 किसी पहाड़े में नहीं आएगा। तो इसका सही उत्तर जो है ए होगा, 29। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा है मेरे बच्चे, अगला प्रश्न लिखा है, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर 10 और गुना रूट के अंदर 15 किसके बराबर है? बड़ा अच्छा सवाल है। रूट के अंदर 10 और रूट के अंदर 15 ये किसके बराबर है बच्चों गुणा करने से? तो रूट के अंदर 10 रूट के अंदर 15 दोनों का जब हम गुना करते हैं तो गुना होकर के 150 होता है, और 150 का जब हम बाहर करेंगे तो 150 को बच्चों पहले 2 से भाग करेंगे 75, फिर 3 से भाग करेंगे 25, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 5, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1। यानी रूट के अंदर में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 होगा। यहाँ से 5 बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका जोड़ा मिल गया, और 2 तिया 6। तो बच्चों हमारा सही उत्तर 5 रूट 6 होगा। क्या होगा बताओ? 5 रूट 6 होगा, है ना, है ना। 5 रूट 6 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन कहाँ दिया है? 5 रूट 6 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। बच्चों बढ़ते हैं अगले सवाल पर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल पूछा गया है ना। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? इतना तो आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब दो अभाज्य संख्या होता है तो उनका मौसा क्या होता है। मेरे बच्चे अभाज्य संख्या मान लो कि एक 3 है और एक 5 है, इनका मौसा निकालोगे ना, कभी भी इसका अगर महत्तम निकालोगे तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। ये तो बच्चों इसका गुण है कह लीजिए, तो इसकी प्रॉपर्टी है कि हमेशा 1 होगा, कुछ भी कर लीजिए हमेशा 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे, रुक जाओ अभी, है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल मेरे बच्चे, अगला सवाल, हाँ, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? देखिए यौगिक जो है बच्चों इसी को भाज्य संख्या भी कहते हैं। यौगिक को ही क्या कहते हैं? यौगिक को ही क्या कहा जाता है? यौगिक को ही भाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो आप देखो बच्चों इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है, जरा देख कर बताइए आप लोग जल्दी से, कौन सी भाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे सर ध्यान दीजिएगा 11 की बात करेंगे, 11 किसी पहाड़े में नहीं आता है तो ये अभाज्य हो गया। 31 भी किसी पहाड़े में नहीं, 41 भी किसी पहाड़े में नहीं, तो एक अंक तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना मेरे बच्चे, एक तो आप लोग को दिख रहा होगा। जो सही उत्तर है वो 21 होगा, यानी 21 जो है आपका सही उत्तर होगा, है ना। 21 आपका सही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है, अगला प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से परिमेय संख्या कौन सा है? बच्चों पाई कभी परिमेय नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि पाई बच्चों अपरिमेय संख्या होता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। रूट 7 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये जो रूट में कह रहा है 16/25 ऐसा कुछ कह रहा है। तो बच्चों क्या 16/25 जो है ये हमारा परिमेय संख्या हो सकता है? 16 के लिए हमारा 4 बाहर निकलेगा और 25 के लिए हमारा 5 बाहर निकलेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिमेय संख्या होगा। अगला सवाल है आप लोगों से, अगला सवाल है मेरे बच्चे, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को पहले मैं ठीक करता हूं। 8 पर पावर 0 है, ये टाइपिस्ट महोदय का काम है। 8 पर पावर 0 है और गुना 2 पर पावर 0 है। 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0 का सही मान क्या होगा? अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने आपको बताया था कि 8 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो किसी भी संख्या पर पावर अगर हम 0 रखते हैं बच्चों तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पर पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 को अगर 1 से गुना करें तो बच्चों फिर हमारा सही फाइनल आंसर जो है वो भी 1 आता है। तो आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूछ रहा है कि √3 1 है। अब √3 1 है मतलब √3 कौन सी संख्या है? आपको बतानी है कि √3 कौन सी संख्या है। ऑप्शन देखिए, परिमेय संख्या,
प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा गया है √3 एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता होना चाहिए। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। देखो बच्चों, एक भी सवाल गलती अगर हो गया तो समझिए आप आज के टेस्ट जो होने वाला है, आज जो टेस्ट होने वाला है उसमें टॉपर नहीं बन पाएंगे। एक भी सवाल गलत हो गया तो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। एक सवाल भी गलती नहीं करना है। निम्नलिखित में कौन बच्चों परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या में आप देखेंगे ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। आपका बच्चों ये ऑप्शन नंबर सी होगा, √3 कटेगा तो 2 बचेगा, यही आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चों बढ़ते हैं हम लोग 45 नंबर सवाल में। पूछा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अगर अपरिमेय नहीं है तो इसमें ढूंढो कौन सा अपरिमेय नहीं है। जल्दी पूरी शक्ति लगा दीजिए, कौन सा अपरिमेय नहीं है। √10 अपरिमेय है, √24 भी है, √35 भी है, लेकिन रूट के अंदर 121, जरा सोच के देखिएगा, रूट के अंदर 121 बच्चों क्या अपरिमेय है? सर अगर हम रूट के अंदर 121 का वर्गमूल बाहर करें तो 11 वर्गमूल बाहर होता है, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा बाहर होता है वो कभी भी अपरिमेय नहीं होता है, उसे हम परिमेय कहते हैं। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल लिखा है रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है। रूट के अंदर 5 बच्चों कौन सी संख्या है? रूट के अंदर 5 कौन सी संख्या है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। तो आप कहेंगे सर कि रूट के अंदर जो 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 5 अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट के अंदर 2 कौन सी संख्या है। बहुत, ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, तो रूट के अंदर 2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब आपको 4 ऑप्शन मिले हैं और बहुत अच्छे से ऑप्शन को देखिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। बच्चों निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर अगर आपने 36 लिखा है, सॉरी 64 लिखा है, तो 64 के लिए 8 बाहर होता है, और ये 36 का 36, तो ये तो परिमेय हो गया। 81 के लिए 9 बाहर निकल गया, पूरा पूरा वर्गमूल, ये तो परिमेय हो गया। 49 के लिए 7 बाहर हो गया और 9 नीचे है, ये भी परिमेय हो गया। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी अपरिमेय है, तो इन सबको देखने के बाद 2.5 का वर्गमूल बाहर नहीं हो सकता है। अब ये मत कहना बच्चों कि 2.5 का वर्गमूल 0.5 होता है, बिल्कुल गलत है। 0.5 इसका वर्गमूल नहीं होता है। 0.5 वर्गमूल होता है 0.25 का। 0.25 का वर्गमूल होता है 0.5। तो ये भ्रम नहीं पालना है आपको कि सर 2.5 का भी तो वर्गमूल 0.5 हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो बच्चों आप देखकर बता सकते हैं कि यहाँ 25 के लिए 5 वर्गमूल बाहर हुआ, और जिसका पूरा वर्गमूल बाहर हो जाए वो परिमेय होता है। पर और ऑप्शन देख लो, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है। मेरे बच्चों अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर जो आंसर आप लोग सोच रहे हैं वही आंसर पर मैं भी टिक लगा रहा हूं, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जीडी लिखकर भेजेंगे। जी से गर्दा, यू से उड़ा, डी से देंगे, और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक भी कर देंगे। सब बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार जीडी लिखकर भेजेंगे कि सर गर्दा उड़ा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल हमारे बन रहे हैं। मेरे बच्चे सर फुल कोर्स में नोट्स बनाए हैं, तो क्या क्रैश कोर्स में नोट्स बनाना जरूरी है? नहीं, क्रैश कोर्स में हम प्रॉपर नोट्स आपको देंगे, आप टेंशन एकदम में मत लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, 2-4 दिन, प्रॉपर नोट्स मिलेगा। और देखिए बच्चों सब लोग नहीं टिक सकते हैं, 33,000 पोलिंग हुआ है। कितना पोल हुआ है? मात्र अभी है ना, अभी थोड़ी देर का समय बच्चों, 33,000 पोलिंग, और बच्चे बचे कितने हैं? 22,000, यानी 11,000 बच्चे आए और सिर्फ पोल किए, और पोल करके थोड़ी देर पढ़े होंगे और वो निकल गए। तो ये सबकी बस की बात नहीं है, जबकि अभी स्टार्ट ही हुआ है, 50 मिनट का क्लास हुआ है और 11,000 बच्चे गोल हो गए। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, आप देखकर बताओ अपरिमेय कौन सा है। मेरे बच्चे आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारा परिमेय संख्या है,
16 के लिए 4 बाहर, ये भी परिमेय संख्या है ना। 12 के लिए बच्चों अगर हम लिखें 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं और नीचे हमारा √3 है। √3 कट गया तो सिर्फ 2 बचा, तो ये भी परिमेय संख्या है। पूछा है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर आप लोग का नज़र यहाँ तक पहुँच गया है ऑप्शन नंबर सी तक, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है रूट के अंदर 3 बटा रूट के अंदर 5 हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी आप जब बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो कम से कम आपको यहाँ से कम से कम जो आज पढ़ा रहे हैं यहाँ से बच्चों कम से कम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा में। सिर्फ आज के क्लास से जो आज हम पढ़ा देंगे उससे 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है, ये भी बिल्कुल है। कौन सा नहीं है बच्चों, तो नहीं वाले में ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और नीचे भी लिखा है रूट के अंदर 3, तो रूट कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा। ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा कि मेरे उत्तर देने से पहले आप सभी लोग अपना उत्तर दे सकें। लीजिए मुझसे पहले अपना आंसर तैयार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपको देना है, मुझे नहीं। बोर्ड परीक्षा आप लोगों को देना है, इसीलिए आप लोग आंसर तैयार कीजिएगा मुझसे पहले। चलिए थोड़ा फास्ट में मेरे बच्चे, है ना, मेरे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये 4 + √7 ये हो नहीं सकता, ये 10 है। और यहाँ देखो 100 रूट में है, 100 रूट का 10 बाहर होता है, तो 10 जोड़ने से 20 हो जाएगा, जो बच्चों परिमेय संख्या होगा। √3 है तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी का होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा गया है मेरे बच्चे, प्रत्येक परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, आपको हम आगे बताए नहीं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। मेरे बच्चे याद रखना है कि जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या, याद रखना एक चीज को कि जितनी भी परिमेय संख्या है और जितनी भी अपरिमेय संख्या है, अगर हम दोनों को मिला दें मेरे बच्चे, परिमेय अपरिमेय दोनों को मिला दें, दोनों परिवार को मिला दें, तो दोनों मिलकर के बच्चों हमेशा वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। तो जितनी भी परिमेय संख्या है वो सभी क्या है बच्चों, बताओ? वो सभी एक प्रकार की वास्तविक संख्या है, वो सभी वास्तविक संख्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि 22/7 बच्चों, जो 22/7 है ना, वो कौन सी संख्या है। तो अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चों, पाई जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है ना बच्चों, ये क्या होता है? ये होता है परिमेय। तो पाई का मान होता है अपरिमेय, लेकिन इसका मान जो होता है वो परिमेय होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। आपको बस कोशिश करना है कि आपसे पहले कोई कमेंट नहीं कर सके, इतना कोशिश कर सकते हैं। हाँ, शुरू से लड़ना जानिए, अपने हक को छीनना जानिए। ठीक है बच्चों। चलिए, तो पहले ही सबसे पहला उत्तर आपका होना चाहिए मेरे बच्चे, 0.7 का मान सही कौन सा है? 0.7 नॉर्मल यहाँ लिखा है 0.7, इसका सही मान क्या होगा? तो बच्चों आप लोग बचपन में भी सीखे होंगे, 0.7 का मान है, पॉइंट उड़ेगा तो इसके नीचे 10 आएगा, यानी इट इज वेरी सिंपल कि 7/10 हमारा सही उत्तर होगा। 7/10 क्या होगा? 7/10 हमारा सही उत्तर होगा। यानी ऑप्शन कौन सा है? 7/10, डी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बच्चों अभी आपके लिए नहीं है, अभी जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ाएंगे तो आप नहीं बना पाओगे। तो अभी तक जो आप लोगों ने टेस्ट लगाए, आप लोगों को टेस्ट लगाकर कैसा लगा मुझे बताओ, है ना? कैसा लगा टेस्ट बच्चों? ये जो टेस्ट आप लोगों ने लगाया है ना, कैसा लगा? ऑब्जेक्टिव लगाकर कैसा लगा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा होगा, नो डाउट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना? नो डाउट बच्चों कि बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे आप लोग। जब क्वेश्चन बनता है तो हर कोई फील करता है बच्चों। मैं जब 10th में पढ़ता था, मेरे सवाल बनते थे तो मैं बच्चों तो एकदम या करता था, एकदम कुदक्का मारता था कि हाँ सर एकदम मेरा आंसर बन गया। ठीक है ना? चलिए ऐसे करते थे, यस एकदम मेरा आंसर बन गया, यस करते थे।
ठीक है ना मेरे बच्चे, लिखिएगा लिखिएगा अपने टॉपिक को, है ना, अपने कॉपी में टॉपिक को लिखिएगा। दूसरा टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको, अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यानी कोई भी संख्या अगर है तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़ना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, मैं जस्ट भी बता दिया हूं कि अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है। संजय सर अभाज्य संख्या याद करो, याद करके बताओ कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बच्चों अभाज्य संख्या में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यही। तो अब क्या है ना कि कोई भी संख्या हम आपको देंगे तो आप उसको अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ देंगे। जैसे हमने आपको कहा बच्चों 10 एक भाज्य संख्या है, लेकिन इसको अभाज्य रूप में तोड़ना है। तो 10 को आप कैसे तोड़ोगे, तो बच्चों 10 को तोड़ने के लिए हम सबसे पहले 2 से भाग करते हैं तो 5 आता है, और फिर 5 को 5 से भाग करते हैं 1 आता है। 1 नहीं लिखेंगे, 2 और 5। तो हम कहेंगे कि 2 और 5 ये जो है ये हमारा अभाज्य है ना, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब मान लीजिए कि फिर मैंने आपको 20 दे दिया, अब 20 को तोड़ के दिखाओ, 20 को तोड़ के दिखाओ। तो मेरे बच्चे 20 को तोड़ेंगे तो 10, और फिर 2 से देंगे तो 5, और फिर 5 से देंगे तो 1, यानी हम इसको लिखेंगे 2 गुना 5 बच्चों। मान लीजिए कि हम आपको 144 दे रहे हैं, 144 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाइए, अपनी कॉपी में कीजिए, और कोशिश करना है कि सबसे पहले हो, संपूर्ण बिहार में सबसे पहले आपका होना चाहिए। तो 1 है ना, क्या लिखा बच्चों 144, 144 को 2 से भाग देंगे तो बच्चों 7 दूनी 14, 72, फिर 2 से होता है 36, फिर 2 से होता है 18, और फिर 2 से होता है 9, और फिर 2 से ना, फिर 3 से होता है बच्चों 3। तो 2 इसमें 4 बार है और 3 2 बार है। तो आप देख सकते हैं 2 4 बार है बच्चों, 2 की संख्या 4 बार है और 3 की संख्या 2 बार है। तो देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 अगर 4 बार है तो हम डायरेक्ट 2 पर पावर 4 भी लिख सकते हैं, 3 अगर 2 बार है तो 3 पर पावर डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। और इसको कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड के, है ना, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना, क्या कहते हैं इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के, है ना, अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के किस रूप में, गुणनफल के रूप में लिखना। इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना कहते हैं। मेरे बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग वापस आते हैं एक टॉपिक पर, है बच्चों नाम है इसका यूक्लिड विभाजन। आप सब लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन के बारे में, लेकिन थोड़ा सा अभी रुक जाइए, है ना। आप सब लोग जानते हैं, बता ही दीजिए, आप सब लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन जो है ये क्या है। यूक्लिड विभाजन के विषय में कौन कौन जानते हैं, कौन कौन यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करना जानते हैं जिससे आपका मौसौ ज्ञात हो सके। तो आपको अच्छे से पता होगा बच्चों कि 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए, है ना, 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए कितने संख्याओं का बताना मेरे बच्चे, तो कहते हैं संजय सर 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो 2 संख्याओं का मौसौ ज्ञात करने के लिए मेरे बच्चे यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है। जहां आप लोग पढ़े होंगे कि a बराबर क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होता है। जहां R का मान क्या होता है, जहां R का मान बच्चों हमेशा B से छोटा, लेकिन बच्चों R का मान B से छोटा, और ये बच्चों है ना 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो ये बच्चों मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो ये बताना कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम 2 संख्याओं के मौसौ ज्ञात करने के लिए करते हैं, मौसौ ज्ञात करने के लिए करते हैं। आप सभी बच्चों को मैं चैलेंज करता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बनाकर दिखाओ, है ना। मैं आप सभी बच्चों को चैलेंज करता हूं, एक सवाल मैं दे रहा हूं, इसको बनाकर दिखाना है। सवाल है मेरे बच्चे 35 और सवाल है बच्चों 75। 35 और 75 का यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके मौसौ ज्ञात करके दिखाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन है ना एल्गोरिथ्म बनाना शुरू कीजिए, मुंह मत देखिए, है ना। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, है ना, प्रयोग करके
प्रयोग करके मेरे बच्चे मौ ज्ञात करें, मौ ज्ञात करें। जब तक आप सोच रहे होंगे तब तक कोई बच्चा बना लेगा, है ना। आपको मौ ज्ञात करना है मेरे बच्चे, विधि से बनाओ ना, सिर्फ उत्तर बता दे रहे हो आप लोग। सिर्फ उत्तर बताना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ मानना पड़ता है, जो बड़ी संख्या है उसको ए मानते हैं, बड़ी संख्या को हमेशा ए मानते हैं, और जो छोटी संख्या है उसको हम लोग बी मानते हैं। उसके बाद बच्चों लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। क्या लिखते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? ये कहता है कि भैया देखो a बराबर होना चाहिए बी क्यू प्लस में आर। तो सबसे पहले a का मान हम रखेंगे 75, 75 को भाग लगाएंगे बच्चों किससे? 35 से। यहाँ पर हम रफ कार्य करेंगे, ये हमारा रफ कार्य है। और बच्चों क्या आपको पता है बोर्ड परीक्षा में रफ कार्य के लिए कितना कॉपी मिलता है? कितने बच्चों को पता है? हाथ उठाइए। कितना पेज मिलता है आपको रफ कार्य करने के लिए? एक बार बताइए, जरा जरा हम भी सुने। अरे जरा हम भी सुने, मन करता है सुन ले थोड़ा। बहुत कम बच्चों, सिर्फ सिंगल पन्ना, बस एक पन्ना होता है दोनों तरफ बच्चों, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ, है ना। तो बच्चों बस एक ही पन्ना होता है, इस तरफ और इस तरफ आप लिख सकते हैं। तो रफ कार्य करने के लिए सिर्फ एक पन्ना यानी 2 पेज यानी इधर उधर कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे का बहुत ज़्यादा रफ करने का आदत है, यदि आपको गोज गाज करने का बहुत आदत है, तो मेरे बच्चे अपने आप को थोड़ा सा संभाल लीजिए, अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा रफ नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा रफ कार्य करने से आपको दिक्कत है, ठीक है ना, समझे। चलिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, रफ कार्य बहुत कम करने को मिलता है। तो कोशिश कीजिए जितना आप अपने दिमाग में मेमोरी में ही कर सकते हैं उतना पर फोकस कीजिए। अगर आप बच्चों 35 से भाग देंगे 75 में, तो 35 दूना 70 होगा, बच गया बच्चों 5। अब 5 को यहाँ पर 35, तो 5 सत्ते 35, बच गया 0। तो लिखेंगे 35 से भाग यहाँ पर 2 बार लगाना पड़ा और प्लस में बचा बच्चों 5। अब फिर 35 को यहाँ पर लेकर आएंगे और 5 से भाग लगाना पड़ा 7 बार में और प्लस में हो गया 0। तो अंतिम भाजक कौन है बच्चों बताइए? अंतिम भाजक, चूंकि आपको पढ़ाए है ना कि अंतिम भाजक ही बच्चों हमारा क्या होता है? मौ। अंतिम भाजक अगर आप यहाँ देखेंगे तो अंतिम भाजक 5 है, और इसीलिए बच्चों मौ बराबर क्या होगा? तो मौ बराबर 5 हमारा आंसर होगा। मौ बराबर 5 हमारा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। मौ बराबर जो हमारा उत्तर होगा वो 5 होगा। समझ गए? आप लोगों को लग रहा होगा कि आप लोग बहुत आसानी से बना दिए। क्या हम एक क्वेश्चन और दे सकते हैं मेरे बच्चे? क्या हम एक सवाल और दे सकते हैं? आप लोग रोक पाइएगा सवाल को, थाम पाइएगा तो बताइए। यस संजय सर, एक सवाल और दीजिए। लिखिएगा एक सवाल और लिखिएगा। और वो सवाल है मेरे बच्चे 225 और 455। 225 और 455 एक सवाल है, और देखते हैं इस सवाल को कौन कौन बच्चे थाम सकते हैं। ठीक है, लीजिए। तो हम भी बनाते हैं, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बनाते हैं, पर आप लोग मुझसे पहले बनाओ। माना ए का जो मान होगा वो 455 है, और बी का जो मान है वो 225 है। तो बच्चों जब हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गो, है ना, एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो मेरे बच्चे यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो फार्मूला है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। तो ए का जो मान है वो बड़ा मान है। ए का मान अगर आप देखेंगे तो वो 455 है, और ये 225 है। 225 से 2 बार अगर हम भाग लगाएंगे तो ये 450 हो जाएगा, प्लस में 5 बचेगा। देखो मैंने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, मेरा समय बच गया मेरे बच्चे। अब हम 225 को भाग लगाते हैं। 225 को भाग लगाएंगे 5 से, ये तो भाग लग जाएगा बच्चों 45 बार में, 45 बार में भाग लग जाएगा ना, 5 चौके, हाँ 45 बार में, प्लस में बचा 0। तो अंतिम भाजक आप यहाँ देख सकते हैं 5 है। तो बच्चों अंतिम भाजक जो है 5 है, अंतिम भाजक 5 है ना, इसीलिए जो मौ होने वाला है वो 5 हो जाएगा। खैर ये बच्चों ये तो समझिए कि भाग्य अच्छा है
कि दोनों बार आंसर 5 आ गया। इतना हल्का क्वेश्चन था दोनों बार, ये तो बड़ा हल्का क्वेश्चन था बाबू। चलिए बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ जाए तो यस लिख करके भेजेंगे कि संजय सर आगे बढ़ जाइए। सब लोग यस लिख करके भेजिए या प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, जो बनाकर भेजना है भेज दीजिए, ताकि हम समझ लेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों है ना, ये है हमारा यूक्लिड विभाजन विधि, जिसमें हमें ढेर सारा क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आइए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। क्यों ध्यान दीजिए? क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। बच्चों पहला है HCF और दूसरा है LCM। हम आपको कोई विधि नहीं पढ़ाए हैं, हम आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे 18 और 30 का हमको HCF और LCM निकाल कर दिखाइए। अगर आप में है क्षमता, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो 18 और 30 का हमको HCF निकाल कर दिखाइए और LCM निकाल कर दिखाइए। हम यहीं बैठे हैं, आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए बचपन में जब हम पढ़े थे हम लोग, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। 18 एकम 18, बच गया 12, और जब ये छोटा हो जाता था तो हम इसको भाज्य मान लेते थे और 18 को लाते थे। फिर 12 एकम 12, बच गया यहाँ पर 6। अब ये छोटा पड़ गया तो अब इसको घेर के इसको भाज्य मान लेते थे, और 6 दूनी 12। तो मेरे बच्चे यहाँ, और अंतिम बार हम जिससे अंतिम बार भाग लगाते थे उसी को हम लोग HCF मानते थे। तो प्यारे बच्चों अगर हम उस नियम से देखें, बचपन के रूल से देखें, तो जो HCF आया है हमारा 18 और 30 का, वो हमारा 6 आया है। और LCM की बात करें, LCM ऑफ 18 और 30 18 और 30 का जब हम LCM निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 18 और 30 का LCM, यहाँ 18 है यहाँ 30 है, इसको 2 से भाग करेंगे 9, और फिर बच्चों 15 आएगा, है ना? बोलो हाँ या ना। यस सर, LCM तो ऐसे निकलता था ना बचपन में। हाँ, 2 से 9 और 15, फिर 3 से 3 और 5। अब ये भाग नहीं लगेगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 5 से, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, और 30 अरे कितना ज़्यादा हो गया क्या जी? गलत हो गया क्या? है ना, 90 हो गया ना, सॉरी 90 बच्चों, 90 हो गया। तो टोटल आंसर 90 हो गया। तो ये आपने, हम लोग बच्चों इसको नॉर्मल तरीके से बनाए, जैसे हम लोग बचपन में 5 क्लास 6 क्लास में बनाते थे। लेकिन क्लास 10th में क्या इसको बनाने का कोई और भी तरीका है? क्लास 10th में हम इसे अलग तरीके से बना सकते हैं क्या? हाँ या ना बताओ। यस, क्लास 10th में बनाने का एक और तरीका हमारे पास है बच्चों, जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों अब हम अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करेंगे और अभाज्य गुणनखंड से हम HCF और LCM निकालेंगे। चलिए बच्चों अगले पड़ाव में जाने से पहले कुछ जरूरी चीज मैं दे रहा हूं, बक्से में बंद कर लीजिए। कुछ जरूरी चीज मैं दे रहा हूं, बक्से में बंद कर लीजिए। सब लोग मेरे बच्चे मौसौ लिख दीजिए, माफ कीजिएगा, है ना, नोट लिख कर बच्चों, नोट लिख दीजिए सब लोग, NOTE नोट लिख करके डैश दीजिए। जरूरी चीज दे रहे हैं, लिखिएगा। मेरा पहला सवाल मेरा पहला सवाल है, पहला पॉइंट मेरे बच्चे, पहला पॉइंट है कि, है ना, 2 क्रमागत, इधर ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का HCF, है ना, प्राकृत संख्या का मौसौ। जल्दी से आंसर भेजते चलिएगा, इधर ही मैंने पढ़ाया था फुल बैच वाले बच्चों को। फिर पूछा गया है कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसौ, अभाज्य संख्या का मौसौ। जरा था जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा मेरे बच्चे। फिर पूछा है कि 2 क्रमागत भाज्य संख्या का मौसौ, भाज्य संख्या का, माफ कीजिएगा भाज्य नहीं होगा, है ना, सम संख्या का मौसौ, सम संख्या का मौसौ। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके परीक्षा में 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है, 1 नंबर कोई नहीं काट सकता है। हमने कहा कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का मौसौ, तो 2 प्राकृत संख्या का मौसौ। अगर क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है बगल वाला। जैसे 3 के बाद क्रमागत में 4 होगा, 9 के बाद 10 होगा, तो क्रमागत मतलब अगला संख्या, है ना, अगला पिछला 2 संख्या को मिला दे तो वो एक दूसरे का क्रमागत, है ना, वो बच्चों क्या कहलाता है? क्रमागत कहलाता है। 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मौसौ बताइए। अगर 2 क्रमागत अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ सदैव बच्चों 1 होता है। अगला सवाल है 2 क्रमागत सम संख्या।
अगर दो क्रमागत सम संख्या को हम लेते हैं तो मेरे बच्चे वहां क्या होगा, सम संख्या में याद रखना कि दो आंसर होता है। दो क्रमागत सम संख्या का जो HCF होता है वो हमेशा 2 होता है, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग सीख रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग HCF और LCM निकालते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा गया, मान लीजिए मेरे बच्चे परीक्षा में सवाल पूछा गया 18 और मान लीजिए बच्चों है ना 18 और क्या पूछा, 18 और 48 है ना। आप इसको बताइए कि इसका HCF और LCM क्या होगा। हम आपको बता रहे थे कि इसके लिए हम लोग जो उपयोग करने वाले हैं वो अभाज्य गुणनखंड का रूल करेंगे। तो 18 को पहले तोड़ दीजिए। 18 को जब आप तोड़ेंगे 2 से तो 9 और फिर 3 से 3 और फिर 3 से बच्चों यहाँ 1 होता है। तो 18 को तोड़ने पर बच्चों हमारा आ रहा है 2 गुना 3 गुना 3 और 48 को जब हम तोड़ेंगे तो 48 को तोड़िएगा बच्चों तो क्या होगा, 48 को तोड़ने से हमारा 2 से 24 होगा, फिर 2 से हमारा 12 होगा, फिर 2 से हमारा 6 होगा, फिर 2 से हमारा 3 होगा, यानी 2 जो है हमारा 1 2 3 4 बार होगा और फिर गुना 3। तो यहाँ बताइए सबसे पहले कि HCF क्या होगा। HCF का मतलब होता है जो दोनों में हो बच्चों। HCF बोलो या बच्चों मौसा बोलो, है ना। तो मौसा का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो, वही ना मौसा होता है। तो बताइए क्या क्या कॉमन है। एक तो बच्चों 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, एक तो 2 आ जाएगा। और दूसरा देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक 3 आ जाएगा। तो 2 तिया 6, 2 तिया 6 जो है हमारा, 2 तिया 6 जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा। और LCM की जब बात करते हैं तो यहीं पर सब बच्चे फंसते हैं LCM में, यानी बच्चों लॉसॉ में। यहाँ पर मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को आप सुनिए। अगर आप एक बार अच्छे से सुन लेंगे तो फिर आपको सुनना नहीं पड़ेगा। आइए मुझे मेरा जवाब दीजिए कि इसमें हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है, मेरा जवाब आप लोग जल्दी से दीजिए। जल्दी बताओ कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। गुरुदेव इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आई है, इसके अलावा कोई नहीं है। यदि आया है 2 और 3 के अलावा कुछ नहीं आया है ना। 2 और 3 के अलावे कुछ भी नहीं आया है। तो अब मेरा है ना, मैं फिर से एक सवाल पूछूंगा कि अगर 2 और 3 आया है तो 2 सबसे अधिक बार कहाँ है, यानी ऊपर वाले में है या नीचे वाले में। तो जहां सबसे अधिक बार है वहीं से उठाएंगे। तो 2 सबसे अधिक बार यहाँ है तो यहाँ का सब ठो 2 ले लेंगे। सब ठो 2 उठाओ, सब ठो 2 उठा लीजिए, यानी कि चारों ठो 2 उठा लीजिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 उठा लिए। अब मेरा जवाब दीजिए कि 3 सबसे अधिक किस में है, दोनों में ज्यादा बार किस में है। तो सर यहाँ भी, यहाँ सर यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। तो बोलिए कहाँ से उठाया जाए। जहां ज्यादा बार होता है वहीं से उठाते हैं। तो मेरे बच्चे 3 ज्यादा बार यहाँ है तो ईठो का 3 उठाएंगे। 3 जितना 3 है सबको दंदना के लिख देंगे, सब ठो 3 को दंदना के लिख देंगे। बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 4 दुना 8 दुना 16, 16 गुना 9 16 नामा 144। तो मेरे प्यारे बच्चों 144 आंसर हुआ। अब बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे तरीके से सीख गए कि हमारी 2 संख्या है, 3 संख्या कोई भी हो, हम मौसौ कैसे निकालते हैं और लॉसौ कैसे निकालते हैं। यानी अगर आपको लगता है कि आप HCF और LCM सीख गए हैं तो प्यारा सा दिल बनाकर भेज दीजिए कि संजय सर हमको एकदम लगता है कि हम HCF और LCM सीख गए हैं। जल्दी से सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि सर समझ गए हैं, बताओ जल्दी से, है ना। अभी तो 2 संख्या का हम HCF LCM सीख रहे हैं। अब इसका जस्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा 3 संख्या का। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसको समझना है बच्चों, है ना। चलिए तो दूसरा नंबर, है ना, दूसरा नंबर पर हम चलते हैं और लिखते हैं बच्चों। सेकेंड नंबर में सवाल है 21, सवाल है 36 और सवाल है बच्चों 48। चलिए 21, 36, 48, अब ये 3 है, इसका आपको HCF और LCM निकालना है। चलिए एक क्वेश्चन इसके बना, आप लोगों ने बहुत बोला एक क्वेश्चन होना चाहिए तो मैंने दे दिया एक क्वेश्चन। बताइए बच्चों क्या लिखेंगे। 21 को आप पहले तोड़ेंगे अभाज्य संख्या से, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देंगे 7 बार में, 7 से 1, यानी 21 को आप तोड़ेंगे
तो 3 × 7 आएगा। 36 को आप तोड़ेंगे, 36 को आप तोड़ेंगे तो बच्चों 2 से देंगे तो 18, फिर 2 से देंगे 9, और फिर 3 से, और फिर 3 से 1, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3। 48 को जब आप तोड़ेंगे, 48 को जब आप तोड़ेंगे 2 से तो ये 24, फिर 2 से 12, और फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। प्यारे बच्चों अब बताओ, जब हम इनका है ना, जब हम HCF निकालना चाहेंगे, जब हम HCF निकालना चाहेंगे तो बताइए इसमें HCF में बच्चों क्या वो चीज है जो तीनों में कॉमन है, कौन सी संख्या है? सर 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 3 यहाँ भी है, तो 3 जो है वो सब में कॉमन है, 3 हो गया। और कुछ कॉमन है बताओ, और कुछ कॉमन है? सर 7, 7 कहीं नहीं है। 3 देखो ये है ना, 2 इसमें है, 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। अगर 3 संख्या है तो HCF जब भी निकालेंगे तो वो तीनों में होना चाहिए, किसी 2 में होने से नहीं होगा। अब हम बात करते हैं LCM का, जब सारा खेल LCM में ही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में हम लोगों ने कौन कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग किया है, यानी कुल अगर हम देखें तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा आया है? तो सर एक तो 2 आया है, एक तो 3 आया है, एक तो 7 आया है ना? बोलो हाँ यही आया ना, 2 3 7। अब सबको ये देखना है कि सब सबसे अधिक बार कहां है। जैसे अगर हम कहें 2, तो 2 सबसे अधिक बार कहां है? तो 2 बच्चों जहां अधिक बार है वहीं से उठाया जाएगा, याद रखना, जहां अधिक बार है वहीं से उठाया जाएगा। तो 2 अगर हम देखें तो अधिक बार यहां है 2, तो यहां से उठाया जाएगा, यहां से उठाएंगे 2 × 2 × 2। 3 सबसे अधिक बार कहां है? 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सबसे अधिक बार यहां है। जहां सबसे अधिक बार है हुमच के उठा लीजिए। 7 सबसे अधिक बार कहां है? 7 सबसे अधिक बार तो बच्चों 1 के बार है। अब जब देखिए बच्चों, मान लीजिए कि किसी के पास 1 रुपया नहीं है ना, किसी के पास है ना, 1 सेकंड बच्चों, है ना, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, क्या मैसेज आया रे, है ना, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, किसी के पास 1 रुपया नहीं है, और अगर किसी के पास बच्चों 1 रुपया है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यही सबसे ज्यादा है ना, तो सबसे ज्यादा यही है बच्चों, तो सबसे अधिक तो ये 7 ही हो जाएगा, 7 लिखेंगे। अब इसको गुना करके बताइए कितना हुआ। तो मेरे बच्चे 2 × 2 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 × 7 करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल रहा 1, 7 7 49 और 1 50। सही है क्या? 504 आया क्या? सर 2 4 बार है, अच्छा 2 यहां 4 बार है, ओहो हो 4 बार है ना, हमने 3 बार ही लिखा ना, 1 बार और लिखना पड़ेगा, सॉरी बच्चों, है ना, 1 2 और लिख लीजिए। तो मेरा 504 आ रहा था, 1 2 बढ़ गया तो 1008 आएगा बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं 1008 आंसर जो आपका होगा 1008 होगा, 1008 होगा। ठीक है, तो कितने बच्चों को कॉन्फिडेंस आ गया है कि सर ये बहुत आसान है? मेरे बच्चे जल्दी बताओ, कितने विद्यार्थी जी को ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये बहुत 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 आसान है? जल्दी से जिनको जिनको कॉन्फिडेंस आ गया है सब लोग दिल बनाकर भेज दीजिए कि संजय सर हमको तो एकदम कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये बहुत आसान है, HCF और LCM निकालना बहुत आसान है। जल्दी जिनको जिनको कॉन्फिडेंस आया मेरे बच्चे दोस्तों को शेयर कर दीजिए फटाफट से। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति सुंदर मेरे बच्चे, आ गया कॉन्फिडेंस। हाँ एक सवाल और लगा लीजिए, कॉन्फिडेंस आ गया तो एक सवाल और लगा लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में भी सवाल लगाने हैं, आपको बोर्ड परीक्षा में भी सवाल लगाने हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे बच्चे एक सवाल और लगा लीजिए, है ना, एक सवाल और लगा लीजिए, एक सवाल और लगा लेंगे ना तो मन थोड़ा सा शांत हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे 26 91 और 520, 26 91 और 520 का जल्दी से बताइए HCF और LCM। तो पहले 26 को हम तोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे 13, अब 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 26 जब टूटेगा
तो 2 गुना 13 ही तो लिखाएगा। 91 को जब आप तोड़ेंगे, 91 को जब आप तोड़ेंगे 91 को, तो मेरे बच्चे ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 7 से घटाएंगे तो 13 सत्ते 91, ये तो अभाज्य संख्या ही है। तो 7 गुना 13 में टूट गया। 520 को जब हम तोड़ेंगे, 520 को जब हम तोड़ेंगे मेरे बच्चे 2 से, तो 26 दुना 52, 260, फिर 2 से 130, फिर 2 से 65, फिर 5 से 13। तो मेरे बच्चे आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 4 13 चौके 52, ठीक है। तो 2 गुना 5 गुना 13। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों इसमें HCF कौन सा होगा, है ना, इसमें HCF कौन सा होगा, HCF। तो HCF का मतलब है कि जो भी HCF होगा वो सब में होना चाहिए, वो सब में। तो बच्चों 2 देखो सब में नहीं है, 13 देखो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इट इज वेरी सिंपल कि इसका आंसर HCF में 13 होगा। अब जब हम LCM की बात करें बच्चों, तो LCM में देखो कि आपने जो पूरा अभाज्य गुणनखंड किया है इसमें आपने कौन कौन सी संख्या का प्रयोग आया है, मतलब कौन कौन सी अभाज्य संख्या आई है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपके इस पूरे गुणनखंड में 2 आया है, इसमें आपका 5 आया है, 7 आया है, 13 आया है। हुमच के वहीं से लेना है जहां सबसे अधिक हो। तो जहां सबसे अधिक हो तो 2 सबसे अधिक देखो यहां है, तो जहां सबसे अधिक बार 2 है उसको उठाइए बच्चों, 2 गुना 2। देखिए 5 सबसे अधिक कहां है, 1 के बार है। तो अगर किसी के पास 1 को रुपया नहीं है और किसी के पास अगर मेरे बच्चे 1 रुपया भी है तो वही ज्यादा होता है, तो यही ज्यादा हो गया। अब देखिए 7 सबसे अधिक कहां है, यहीं पर है बच्चों, तो 7 लिखेंगे। 13 सबसे अधिक कहां है, जब बच्चों सब जगह 1 के बार 13 है। मेरे बच्चे हम आपसे पूछेंगे 4 गो दोस्त, सबके पास 4 गो दोस्त, सबके पास 5-5 टका है, तो सबसे अधिक किसका हुआ, नॉर्मल है मेरे बच्चे। तो हम लिखेंगे, है ना, सर 2-3 बार है। अच्छा 2-3 बार है, कहाँ हम चल जाते हैं रे, एक तो 2 हमेशा कम काहे लिखते हैं, हे भगवान, एगो 2 कम काहे लिखते हैं। चलिए एगो 2 यहाँ बैठा दिए और, है ना, 2 गुना 5 गुना 13, हे भगवान बताइए तो, 5 लिख दिए, एगो 7 है, एगो 13 है। अब सबको गुना करके बताइए कितना हुआ। 2 गुना 2 4 दुना 8, 8 पंजे 40, यानी बच्चों 40 हो गया। और 40 गुना 7 करेंगे, 7 चौके 28, 280 हो गया। 280 गुना 13 करेंगे, 280 गुना 13, 0, 13 पचे 65, 63 13 104, हासिल रहा 10, है ना, 26 और 10 36। तो बच्चों 36 40 आया होगा, 36 40, 3640, 3640। चलिए तो प्यारे बच्चों अब समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, क्योंकि थोड़ा टेस्ट आप लोगों का होना है, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयार होना पड़ेगा। टेस्ट आप लोग का होने वाला है तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। 40,000 पोल बच्चों आज के सेशन में भी हुआ, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भैया, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों, है ना, अब बताइए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, एक बार मुझे पहले बताइए आप लोग, तब हम आप लोग को, देखो अभाज्य गुणनखंड सिखा दिए, यस संजय सर सिखा दिए मेरे बच्चे, हम आपको LCM सब सिखा दिए। अब ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा इसमें, यूक्लिड विभाजन हो गया, बस शांत अशांत का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे, है ना, और √3 √2 को सिद्ध करना सिखाएंगे, चैप्टर ही बच्चों खत्म कर दिए हम लोग। ऐसे पढ़ाई होगा तो समझ रहे हैं सिलेबस का क्या होगा, आराम से कवर कर लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए मेरे बच्चे, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सब कुछ खत्म हो गया, मजा आ गया होगा, है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी बच्चों सभी बच्चे जाने वाले हैं कहाँ पर, ऐप पर टेस्ट होने वाला है। कितने बजे टेस्ट होने वाला है कोई तो बताओ, अरे कोई तो बताओ। संजय सर पक्का 8 बजे ये टेस्ट शुरू हो जाएगा, ये लाइव टेस्ट होगा बच्चों, लाइव टेस्ट होगा, सभी बच्चे तैयार रहिएगा 8 बजे। और जो भी विजेता बनिएगा उससे हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, उसको हम कॉल करेंगे, वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट बन जाइएगा। तो बच्चों आपके पास मौका है संजय सर से वीडियो कॉल करने का, बात करने का। ये टेस्ट कहाँ पर होने वाला है, ये लाइव टेस्ट कहाँ होने वाला है बच्चों, कोई बताओ कहाँ होने वाला है। संजय सर अपने ऐप पर होने वाला है जिसका नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस जो अपना ऐप है, इसी ऐप के अंदर क्या होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है। और
25 मिनट का ये टेस्ट होगा, यानी बच्चों 25 मिनट के अंदर, है ना, मतलब 1 मिनट भी अगर आप पीछे हो गए मेरे बच्चे, अगर आप 1 मिनट भी पीछे हो गए तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आपको 1 सेकेंड भी पीछे नहीं होना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मिनट का बात तो छोड़ दीजिए, 1 सेकेंड भी पीछे नहीं होना होगा और ऐप के अंदर जाना है और फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में आपको टेस्ट देना है। आपको टेस्ट देना है। जैसे क्लास में क्या होता है ना कि संजय सर 5 मिनट लेट भी आते हैं, 10 मिनट लेट भी आते हैं, लेकिन आप जब टेस्ट दीजिएगा तो वहां पर 1 सेकेंड भी लेट नहीं कर सकते हैं। कितना सेकेंड बताओ? 1 सेकेंड भी लेट नहीं होगा। प्यारे बच्चों, कल अब हम आपको क्लास के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि कल जो बच्चों अपना क्लास होने वाला है 6 PM में, कल क्रैश कोर्स में बच्चों हम कौन सा विषय शुरू करने वाले हैं? कोई बता दीजिए कि क्रैश कोर्स में कल क्या पढ़ाने वाले हैं संजय सर? तो बच्चों कल हम लोग क्रैश कोर्स में शाम को शुरू करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। जो पूरे बिहार के बच्चों की समस्या है वो क्या है? संस्कृत व्याकरण। तो कल बच्चों आपका संस्कृत व्याकरण शुरू होगा, तो आप लोग संस्कृत व्याकरण की क्लास में जुड़िएगा और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ऐप के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे कल सुबह आपकी क्लास होगी बच्चों, है ना। कल सुबह मैथ्स की क्लास होगी, हम इसी को कवर करेंगे कल सुबह। साइंस वाला रुक गया है, मैथ्स की क्लास बच्चों कल सुबह होगी, हम इसको ही कवर करेंगे। बताओ किसको करना है कल सुबह? क्या ले लें, मैथ ले लें या साइंस ले लें? वो हम पूछ लेंगे आप लोगों से, लेकर के चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों कल हमारा क्या होने वाला है बताओ? सभी दोस्तों को बता दीजिएगा, अगर संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं, अभी संस्कृत व्याकरण, अगर संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, ठीक है ना, तो कल शाम 6 बजे तैयार रहिएगा। आपके अंदर से संस्कृत व्याकरण का डर ऐसे छीन करके बच्चों बाहर फेंक देंगे। डर, है ना, छीन करके संस्कृत व्याकरण का डर छीन के बाहर फेंक देंगे। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं 8 बजे। जाइए आप सभी लोग और तैयारी में जुड़ जाइए। और जो बच्चे एप्लीकेशन पर कोर्स नहीं परचेस किए हैं, बस आपको हम यही कहेंगे बच्चों कि अपने आप पर थोड़ा खर्च कीजिए, 250 रुपये खर्च कीजिए, आपका नंबर बेस्ट आने वाला, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो मिलते हैं बच्चों टेस्ट के बाद देखते हैं रिजल्ट किसका कैसा होता है। और जो टॉपर होंगे भाई, उससे तो वीडियो कॉल पे बात होगी भाई, उसको तो पूरा बिहार जान जाएगा, क्योंकि उसकी वीडियो को यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जाइए बच्चों, 50 क्वेश्चन है, 25 मिनट का टाइम, 50 क्वेश्चन और 25 मिनट का समय मिलेगा आपको, और यही बच्चों आपके लिए होगा, है ना। चलो बाय सभी को, लव यू। ए लड़का आशिक, ए